Hello friends, Abha this side, and today we are going to start a new series, and in this series I am going to discuss the question bank which is released by the CBSE. And very first chapter in this question bank is a letter to God. So let's go through with the questions. First category of the question is extract based. So in this question bank two extracts are given. First is on the screen. Let's read it. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक अकेला हाउस जो उस पूरी वैली में था, जो एक लो हिल की क्रेस्ट यानी चोटी पे था, वो सॉलिटरी हाउस था, वहाँ पे अकेला हाउस था. फ्रॉम दिस हाइट, विच हाइट? द हाइट ऑफ द हिल, जहाँ पे वो घर सिचुएटेड था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, यहाँ से आप नदी देख सकते थे. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और वॉट एल्स यू कैन सी? यू कैन सी द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एक ऐसी फील्ड जिसमें कॉर्न बिल्कुल राइप था. डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उस फील्ड में क्या थे? जो फ्लावर्स थे कॉर्न के वो डॉटेड थे, मतलब स्कैटर्ड अक्रॉस. इसका मतलब होता है भरा हुआ होना. एंड दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और इफ़ देर इज़ एनी क्रॉप एंड द सेम क्रॉप कंटेन अ लॉट ऑफ फ्लावर, तो ये प्रॉमिसिंग हार्वेस्ट हो जाती है. क्यों? इवेंचुअली सेम फ्लावर आपका क्या बनेगा? सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा या वेजिटेबल बनेगा, तो वो एक गुड हार्वेस्ट की निशानी होती है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ गुड डाउनपोर, और जो अर्थ को चाहिए था, जो उस समय धरती की ज़रूरत थी, दैट वॉज अ डाउनपोर. बारिश हो जाए, और एटलीस्ट अ शार, या फिर हल्की फुल्की ही बारिश हो जाए. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing but see the sky towards the northeast. तो सुबह से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपनी फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था, इंटीमेटली बहुत क्लोजली, उसको पता था उसकी जो सॉइल है उसको कितना पानी चाहिए, इंटीमेटली जानना. हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई. एंड वॉट ही वॉज डूइंग, ही वॉज जस्ट लुकिंग एट द स्काई, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा था. तो ये क्या था? एक्सट्रैक्ट. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चंस क्या होंगे? बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ द हाउस लोकेशन, हाउ कैन इट बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड. अब जैसा कि हमने एक्सट्रैक्ट पे लोकेशन को देख लिया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैजेस्टिक, देयर वाज नथिंग लाइक मैजेस्टिक, कुछ भी मैजेस्टिक नहीं था. इम्पोजिंग, कुछ भी ऐसा नहीं था जो इम्पोज किया जा रहा हो. सॉलिटरी, येस, दैट वाज द ओनली हाउस इन द हिल. सेकेंड क्वेश्चन, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स मीन. मैंने आपको पहले ही बताया डॉटेड विद का मतलब होता है किसी चीज़ से भरा हुआ होना. द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस. थर्ड क्वेश्चन, लेंचो विश्ड फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार. पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द करेक्ट मैच. तो देर आर टू कॉलम. इन फर्स्ट कॉलम देर आर टाइप्स ऑफ रेन गिवन, कितने टाइप की रेन होती हैं और उनके कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं. तो सबसे पहला क्या है? हैवी रेन. हैवी रेन क्या होती है? ऐसी रेन जो जल्दी से आ जाए, आप भी भीग भीग जाओ, दैट इज़ हैवी रेन. थंडर स्टॉर्म क्या होता है? थंडर स्टॉर्म होता है जिसमें लाइटनिंग हो और किसी डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट हो, वो होता है थंडर स्टॉर्म. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिफ्थ इज अ वायलेंट शॉर्ट लिव्ड वेदर डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद लाइटनिंग, थंडर एंड स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स. ड्रिजल. ड्रिजल क्या होता है? जब बारिश बहुत धीमे होती है, बहुत धीमे, यानी कि लाइट रेन दैट फॉल्स इन वेरी फाइन ड्रॉप्स. ये हो जाएगा आपका थर्ड का फर्स्ट. टॉरेंशियल रेन. व्हाट इज टॉरेंशियल रेन? टॉरेंशियल रेन वो रेन होती है जो ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, दैट इज टॉरेंशियल रेन. डाउनपोर क्या होता है? ये ऐसी बारिश होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है और अचानक से आ जाती है, दैट इज डाउनपोर. तो इसका होगा फोर्थ. सो व्हाट वुड बी करेक्ट ऑप्शन? डी ऑप्शन. नाउ fourth question from the same extract is, based on the given extract, what is Lencho not likely to think while looking at his field? Okay, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा और ये जो आपको इमेज दी गई है, इसमें से लेंचो क्या नहीं सोच रहा था अपनी फील्ड को देखकर. तो सच अ ब्लेसिंग गॉड, थैंक यू.
तो ठीक है, ऑल सेट फॉर द ग्रैंड हार्वेस्ट, आई एम गोइंग टू बी रिच, जस्ट अ डाउन पोर गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। तो जब वो देख रहा था तो वो क्या सोच रहा था? बारिश के बारे में, यही तो सोच रहा था। या सोच रहा था कितनी अच्छी मेरी क्रॉप लग रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे, और ये भी उसको लग रहा था कि ये इवेंचुअली उसको मनी देंगे। तो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट एक्सेप्ट फोर। वो ये तो बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि अच्छा ये क्रॉप हो जाएगी और उसके बाद हमारे पास थोड़ा बहुत तो खाने के लिए आ ही जाएगा। आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट। तो फोर्थ ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट था उसके बेसिस पे व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक, लेंचो क्या नहीं सोच रहा था। तो डाउनपोर के बारे में वो सोच रहा था, क्रॉप को देख के खुश हो रहा था, और बारिश के बारे में भी सोच रहा था। बस उसने यही नहीं सोचा कि इस हार्वेस्ट के बाद मुझे इतना तो बच जाएगा कि मैं खा लूँ या नहीं। विच कोट सपोर्ट्स द आइडिया इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब ये जो गिवन एक्सट्रैक्ट है, ये 4 कोट्स आपको दिए गए हैं, ABCD। तो एक्सट्रैक्ट को कौन सा आइडिया सपोर्ट करता है? तो चलिए पहले पढ़ते हैं। फार्मिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ होप। एग्जैक्टली, देखिए आइडियाज़ तो सब ट्रू होंगे, लेकिन एक्सट्रैक्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है? सेकेंड देखिए क्या लिखा है, आई वुड रेदर बी ऑन माई फार्म दैन बी एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। ये किसी का ओपिनियन है कि मैं फार्म पे रहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा किसी रिज़ाइन के एम्परर होने से। फिर दूसरा है, फार्मिंग लुक्स माइटी ईजी when your plow is a pencil and you are 1,000 miles from the cornfield। दूसरा लिखा है कि फार्मिंग तब तक ईजी लगती है जब आप पेंसिल से उसको ड्रॉ कर रहे हो, और जब आप रियली प्रैक्टिकली वहाँ जाते हो तो वो उतना ईजी नहीं लगता है। फोर्थ देखते हैं, दोज टू लेजी टू प्लो इन द राइट सीजन विल हैव नो फूड एट द हार्वेस्ट। इसमें बताया गया है कि जो सही समय पे खेती नहीं करते हैं उनको कुछ भी खाने को बाद में नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट दिया गया था इसमें क्या दिया गया? अच्छी क्रॉप थी, वो एक हार्वेस्ट, प्रॉमिसिंग हार्वेस्ट लग रही थी, वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था, अचानक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो इससे ये समझ आता है कि ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, फार्मिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ होप। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज एक्सट्रैक्ट बी। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो as soon as the lencher has done with the writing of letter, उसने जैसे ही लेटर ख़त्म किया उसने क्या किया, एक स्टैम्प लिया, उसको लिख किया और उसको अफिक्स कर दिया एनवेलप पे। और कैसे किया? ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी फिस्ट के ब्लो से। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। जैसे ही वो डाल के गया मेल बॉक्स में अपना लेटर, पोस्टमास्टर तुरंत वहाँ गया और उसने उसे खोला। इट सेड, लेटर में क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। तो उसमें लिखा था कि भगवान, मैंने तुमसे जो पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी की मनी आप भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर मेल से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, उसमें लिखा था मेल से मत भेजिएगा क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं ये बहुत बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी शैतान हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, bunch of crooks, pick the option that does not collide with bunch of crooks correctly। अच्छा, तो आपको पता होगा कि बंच क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कोलैट कि ये ऑप्शंस जो हैं किसके साथ बंच हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बंच ऑफ कीज़ सही है, बंच ऑफ ग्रेप्स सही है, बंच ऑफ फ्लावर्स ठीक है, बंच ऑफ आइलैंड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स दैट द पोस्टमास्टर एक्सपेक्टेड इन लेंचोज सेकेंड लेटर। तो जो लेंचो ने सेकेंड लेटर लिखा तो उसमें जो पोस्टमास्टर था वो क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा था? आप किसी की हेल्प करो तो आप क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करोगे? कि वो आपको थैंक यू बोलेगा, कोई ग्रैटिट्यूड दिखाएगा, खुश हो जाएगा। तो सेम पोस्टमास्टर एक्सपेक्ट कर रहा था। पर लेंचो ने क्या लिखा?
दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स. तो सॉरोफुल, नो. ग्रैटिट्यूड, हाँ, ग्रैटिट्यूड वो एक्सपेक्ट कर रहा था. डिसअपॉइंटमेंट, नहीं, किसी को पैसा मिल जाएगा वो डिसअपॉइंट क्यों होगा. एलेशन, खुश, हाँ, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेंचो वुड बी इलेटेड. शॉक, नो. तो हमारा सेकेंड और फोर्थ दोनों ऑप्शन सही है. आगे देखते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बन जाएगा सी. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द ऑप्शन करस्पॉन्डिंग विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. अच्छा, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी फिस्ट से फिस्ट के ब्लो से ऐसे डैप करते हुए स्टिक करना. तो इसमें देखिए 4 इमेजेस हैं आपके पास. फर्स्ट, ऐसे तो आप किसी चीज़ को स्टिक नहीं कर सकते. सेकेंड, ऐसे भी नहीं कर सकते. थर्ड, दोनों हाथ का यूज़ नहीं होता. एंड फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट इमेजिंग है किसकी, ब्लो ऑफ फिस्ट की. ऑप्शन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन, लेंचोज लेटर इंक्लूडेड. लेंचो के लेटर में क्या क्या था. डिटेल्स ऑफ हिस प्रॉब्लम, वो तो अपने पहले लेटर में ही वो बता चुका था. डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, नहीं, उसने पोस्ट ऑफिस को तो डिस्क्राइब नहीं किया. बिलीफ ऑफ बीइंग लूटेड, हाँ, उसने लिखा ऑफ द मनी विच आई हैव आस्क्ड 70 पीसोज रीच्ड मी. तो इसका मतलब 30 पीसोज किसने ले लिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने. तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. पिक द मोस्ट सूटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट. अब जैसे हमने लास्ट एक्सट्रैक्ट में मोस्ट सूटेबल कोट फार्मिंग इज़ द प्रोफेशन ऑफ होप सेलेक्ट किया था, वैसे ही यहाँ पे जो चारों दिए गए हैं वो चारों ही सही हैं. पर इसमें से एक ऐसा है जो हमारे एक्सट्रैक्ट को सूट कर रहा है. पढ़ते हैं. इट इज़ ईजियर टू फूल पीपल दैन टू कन्विंस देम दैट दे हैव बीन फूल्ड. इसका तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा कि लोगों को ये बताना कि आप फूल बन गए हो, उससे अच्छा है कि आप उन्हें फूल ही बना दो, मूर्ख ही बना दो. रियल नॉलेज इज़ टू नो द एक्सटेंट ऑफ वंस इग्नोरेंस. रियल नॉलेज क्या होती है, जब आपको ये पता हो कि आप कितने बेवकूफ़ हैं. इसका भी एक्सट्रैक्ट से कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा. यू सी अ पर्सन्स ट्रू कलर्स व्हेन यू आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल टू देयर लाइफ. और आपको किसी इंसान के रियल कलर्स तभी दिखते हैं जब आप उसकी लाइफ के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, तब आपको उसका बिल्कुल रियल चेहरा दिखता है. डी ऑप्शन. ट्रू जेनरोसिटी मीन्स, जो मतलब सच में जो आपकी दया और काइंडनेस होती है, वो उसका मतलब क्या होता है. उसका मतलब होता है कि एक्सेप्टिंग द इनग्रैटिट्यूड. मतलब आप किसी की मदद कर रहे हो और वो आपका ग्रैटिट्यूड नहीं मान रहा है, फिर भी आप उसकी मदद कर रहे हो, दैट इज़ ट्रू जेनरोसिटी. तो यही जो कोट है ये हमारे एक्सट्रैक्ट को सूट कर रहा है. सो देयर आर ओनली 2 extracts and both we have discussed. Now it's time to discuss answer in 20 to 30 word question. So first question in this category is on the screen. People get support from family and friends during bad times. फैमिली और फ्रेंड्स होते ही इसलिए हैं ताकि वो आपको बैड टाइम में सपोर्ट कर सकें और अच्छे समय में आपकी खुशियाँ शेयर कर सकें. हाउ डज़ लेंचोज फैमिली बिहेव आफ्टर द हार्वेस्ट रिम्ड. तो जब उसकी हार्वेस्ट बिल्कुल बेकार हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया. आंसर देखते हैं. When the entire crop was destroyed in the hailstorm, Lencho's family sympathized him and asked him not to lose hope. तो जब पूरी क्रॉप ख़राब हो गई तो उसकी फैमिली ने उसको सिंपैथाइज़ किया और उससे बोला हिम्मत मत हारो. दे टोल्ड हिम दैट दिस वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड बाय गॉड एंड इन गॉड्स वर्ल्ड नो वन डाइड ऑफ हंगर. तो उन लोगों ने क्या बोला कि ये जो दुनिया है ये ईश्वर ने बनाई है और ईश्वर की दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरता. सेकेंड क्वेश्चन. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन working like an animal in the fields, but still he knew how to write. As we had gone through with the chapter, so we know कि वो बहुत मेहनती था, बिल्कुल ऑक्स की तरीके काम करता था. But when he was writing a letter, मतलब उसको लेटर लिखना भी आता था. What does this line tell us about?
द नॉर्म अमंगस्ट सच फार्मर्स देन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय जो इस तरीके के फार्मर्स होते थे उनके बीच में किस तरीके का कल्चर प्रिवेल होता था, किस तरीके के सिस्टम थे, क्या उनको लिखना आता था या नहीं आता था। लेट्स रीड। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। वो बहुत हार्ड वर्किंग था। ही वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड डे एंड नाइट। दिन रात काम करता था। बट अलॉन्ग विद बींग हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ ही वॉज अ लिटरेट पर्सन एज वेल। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था। दैट वॉज इन कंट्रास्ट टू द नॉर्म्स प्रिवेलिंग इन फार्मर्स एट दैट टाइम। और ये कंट्रास्ट था, मतलब उस समय जो फार्मर्स थे वो इतने लिटरेट नहीं होते थे, बट लेंचो वॉज अ लिटरेट पर्सन. So he set an example in contrast of the prevailing culture. Third question. What according to you would have been the likely reaction of Lencho's wife upon knowing about him writing an actual letter to God? इसमें पूछा गया है कि लेंचो की वाइफ का क्या रिएक्शन होगा जब उसको पता चला होगा कि मेरा जो हस्बैंड है वो सच में गॉड को एक लेटर लिख रहा है. लेंचोज वाइफ माइट बी सरप्राइज्ड फॉर द कंप्लीट फेथ अपॉन गॉड ऑफ हर हस्बैंड. तो सबसे पहले तो वो सरप्राइज हो गई होगी कि इतनी कंप्लीट फेथ कौन रखता है. लेटर शी माइट हैव टोल्ड हिम. हो सकता है बाद में उसने कहा भी हो दैट इट वॉज अ फुलिश एक्ट एज दिस लेटर वोंट रीच टू द गॉड. कि ये तो बहुत फुलिश एक्ट है क्योंकि ये लेटर तो तुम्हारा जाएगा ही नहीं गॉड तक. फोर्थ क्वेश्चन. लेंचो वेटेड ईगरली फॉर अ रिप्लाई टू हिज लेटर टू गॉड. लेंचो वेट कर रहा था कि उसके लेटर का रिप्लाई आएगा. डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर वॉज ऑल्सो वेरी कीन टू नो लेंचोज रिएक्शन अपॉन रिसीविंग द रिप्लाई. क्या आपको ऐसा लगता है कि पोस्ट मास्टर भी बहुत कीन था ये जानने के लिए कि लेंचो को जब लेटर मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो वो रिप्लाई में क्या लिखेगा? आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, वो था. Yes, I think the postmaster was also very keen to know Lencho's reaction upon receiving the reply. पोस्टमास्टर बहुत कीन था ये जानने के लिए कि लेंचो क्या रिप्लाई करेगा. एज ही थॉट दैट लेंचो वुड बी एक्सट्रीमली इलेटेड एंड सरप्राइज टू रिसीव द मनी. क्योंकि पोस्टमास्टर को लग रहा था कि वो बहुत खुश हो जाएगा और सरप्राइज्ड भी हो जाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि लेंचो की इतनी कंप्लीट फेथ है कि वो ये सोचेगा भी नहीं कि ये किसी और ने भेजे हैं पैसे. लेंचो को तो यही लग रहा था कि ये पैसे गॉड ने भेजे. द पोस्ट मास्टर वॉज एक्सपेक्टिंग टू सी अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस ऑन लेंचोज फेस अपॉन रिसीविंग द रिप्लाई. तो पोस्ट मास्टर क्या सोच रहा था कि जब रिप्लाई मिलेगा उसको उस लेटर का जो उसने भगवान को लिखा है, तो वो बहुत खुश हो जाएगा उस रिप्लाई को पढ़ के, उस पैसे को देख कर. सो वी हैव डन विद द सेक्शन इन क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड with word limit 20 to 30 words, and now there are some more question whose word limit are 40 to 50 words. So first question is, the field was white as if covered with salt. फील्ड इतनी सफ़ेद थी जैसे सॉल्ट से कवर्ड है. दिस इज़ हाउ द फील्ड इज़ डिस्क्राइब्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म. तो हेल स्टॉर्म के बाद फील्ड को ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया है. The pelting hailstorms could have been easily seen as a sugar cubes. तो ये कह रहे हैं कि जो पेल्टिंग हो रही थी, जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे, उनको हम शुगर क्यूब्स भी बोल सकते हैं. डू यू थिंक कंपेयरिंग इट विथ शुगर वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर वो जो पेल्टिंग ऑफ हेल स्टोन हो रहा था, क्या हम उन हेल स्टोन्स को शुगर क्यूब से कंपेयर कर सकते हैं? क्या ये कंपेयर करना अप्रोप्रिएट होगा? अगर होगा तो क्यों, और अगर नहीं होगा तो भी क्यों? आंसर देखते हैं. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग, वी शुड कंपेयर इट विद हेल स्टोन्स दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट. मेरे हिसाब से उनको हेल स्टोन्स ही बोलना चाहिए, उनको शुगर क्यूब नहीं बोलना चाहिए. क्यों? एज द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड. क्योंकि हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया? पूरी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी कंपेयर हेल स्टोन्स विथ शुगर, दैट वुड मीन दैट इट बेनिफिटेड हिम. और अगर हम उनको शुगर क्यूब बोलने लगें, अगर शुगर क्यूब ही सपोज करिए पूरी फील्ड में भर जाती, तो वो तो एक आपका एडिशन हो जाता ना, उसके पास कम से कम शुगर क्यूब तो आ जाती. लेकिन
उसका जो क्रॉप था वो भी वेस्ट हो गया और कुछ मिला भी नहीं, तो उसको किसी तरीके से कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं। वाइल द हेल स्टॉर्म कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, उसकी पूरी क्रॉप को डैमेज कर दिया और पूरी जो हार्वेस्ट थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो कंपेयरिंग हेल स्टोन्स विथ शुगर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, यानी ये अप्रोप्रिएट नहीं है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, Lencho and his family knew the implications the hailstorm would have on their lives. अब लेंचो और उसकी फैमिली दोनों को पता था कि ये जो हेल स्टॉर्म आया है इसके जो परिणाम होंगे, जो इम्प्लिकेशंस होंगी वो क्या होंगी। So write a conversation between Lencho and his wife as they watched the downpour turn to a hailstorm. तो आपको एक डायलॉग लिखना है किसके किसके बीच में, लेंचो और उसकी वाइफ के बीच में, कि कैसे जो जो डाउनपोर था एक सिंपल सा, वो किस में कन्वर्ट हो गया, हेल स्टॉर्म में। और अभी हम डाउनपोर डिस्कस करके आए हैं कि ये वो रेन होती है जो जल्दी से आ जाती है। Lencho, the weather is going nastier. Now I have premonition that something bad is going to happen. लेंचो कह रहा है कि मौसम तो बहुत ख़राब होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ख़राब होने वाला है। वाइफ, yes it has been raining very hard for quite some time. It will destroy our crop. तो वाइफ कहती है कि हाँ, बारिश तो काफ़ी समय से हो रही है और ये हमारी क्रॉप को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय। लेंचो, by now the crop must have been destroyed. I see no hope. We are ruined. तो लेंचो कहते हैं अब तक तो ख़राब हो चुकी होगी, अब तो मुझे कोई आशा की किरण भी नहीं दिख रही और हम तो बर्बाद हो गए। लेंचो, लुक इट इज़ हेलिंग नाउ, देखो अब तो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं। इट विल डेफिनेटली रुइन द एंटायर क्रॉप इफ़ इट डजंट स्टॉप नाउ। तो कहता है कि अब अगर ये नहीं रुकी ना तो पूरी क्रॉप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वाइफ, डोंट वरी, एवरीथिंग हैपन्स अंडर गॉड्स विल। तो वो कहती है परेशान मत हो, सब कुछ ईश्वर की इच्छा पे ही होता है। ही वोंट लेट हिज सन्स एंड डॉटर्स फेस डिफ़िकल्टी, वो अपने कभी भी सन और डॉटर्स को डिफ़िकल्टी फेस नहीं करने देता। Lencho did not bother exploring any other means to resolve his situation but just turned to God. लेंचो ने कोई भी और सिचुएशन को कंसिडर ही नहीं किया और कोई अदर मीन भी नहीं ढूंढा, कोई दूसरा तरीका नहीं ढूंढा जिससे वो अपनी सिचुएशन को ठीक कर सके या उस किसी को बता सके। बस उसने क्या किया, ही जस्ट टर्न टू गॉड। इट वॉज हिज फेथ, ये उसका विश्वास था कि उसने सीधे भगवान से कांटेक्ट करने की कोशिश की। डू यू फील दैट हिज अप्रोच वॉज जस्टिफाइड, आपको ऐसा लगता है क्या वो जस्टिफाइड है? लगता है तो क्यों, और नहीं लगता तो भी क्यों? लेंचो वॉज फिल्ड विद डिजेक्शन, उसके अंदर बहुत दुख आ गया था, एंड डिस्पेयर, निराशा भी बहुत थी, पूरी क्रॉप बर्बाद हो चुकी थी। आफ्टर द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड, ही एंड हिज फैमिली हैड टू सफ़र अ ह्यूज लॉस, उनको लॉस बहुत हो चुका था। एज दे हैड नथिंग टू सेल, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था, नॉट इवन टू सेल, they had nothing to eat even. In that moment of despair, he did not explore any other means to resolve his problem. और उस समय उसको कुछ और सूझा ही नहीं, but just turned to God. उसने सिर्फ ईश्वर से मदद मांगी। ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज प्लाइट, और उसको ऐसा लगता था कि उसके उस दुख में भगवान उसकी, ईश्वर उसकी मदद करेंगे। येस, आई फील दैट लेंचोज अप्रोच वॉज जस्टिफाइड, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी अप्रोच जस्टिफाइड थी, एज गॉड इज़ नेवर डिसअपॉइंट अ पर्सन एट दैट टाइम ऑफ प्रेडिकामेंट, क्योंकि गॉड जो है किसी के भी दुख या परेशानी के समय में उसे डिसअपॉइंट नहीं करते। इफ़ अ पर्सन हैज़ एन एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी बहुत एक्सट्रीम फेथ है गॉड में, गॉड हेल्प्स हिम थ्रू हिज मैसेंजर्स ऑन अर्थ, तो गॉड क्या करते हैं कि अपने मैसेंजर्स को अर्थ पे भेज देते हैं और उससे उस पर्टिकुलर इंसान की हेल्प करते हैं। सो इट्स बेटर टू ट्रस्ट ऑन गॉड रेदर देन ह्यूमन। तो अभी तक हमने एक्सट्रैक्ट डिस्कस कर लिए, 20 to 30 वर्ड आंसर डिस्कस कर लिए, और वो क्वेश्चन जो 40 to 50 वर्ड्स में आंसर करने हैं वो भी डिस्कस कर लिए। अब जो फोर्थ कैटेगरी है जो आपके क्वेश्चन बैंक में दी गई है वो है 100 to 120 वर्ड्स, और ये जो क्वेश्चन होंगे ये बियॉन्ड द टेक्स्ट भी हो सकते हैं और अक्रॉस द टेक्स्ट भी हो सकते हैं। बियॉन्ड द टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने टेक्स्ट पढ़ा और उससे आपको जो समझ आया उससे क्वेश्चन बनाया गया। अक्रॉस द टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट लिखा है उससे एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया गया।
Now, very first question from the long category. The people at the post office contributed to put together whatever they can manage for लंचू. तो जैसा कि हमने देखा कि पोस्ट ऑफिस में जो भी लोग थे उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन लंचू के लिए किया, वट एवर दे कैन मैनेज, जो वो मैनेज कर सकते थे. तो पहला क्वेश्चन क्या है, वॉट डू यू थिंक वॉज द मेन रीज़न बिहाइंड देयर हेल्प. तो आपके अकॉर्डिंग उनकी हेल्प के पीछे मेन रीज़न क्या था. वुड यू हैव डन द सेम इफ़ यू वर ऑन द इफ़ यू वर वन ऑफ द एम्प्लॉयज़. क्या आप भी यही करते अगर आप उन एम्प्लॉयज़ की जगह होते. तो आंसर देखते हैं. अकॉर्डिंग टू मी द मेन रीज़न बिहाइंड देयर हेल्प कुड बी एम्पैथी फॉर लेंचो. तो मेरे हिसाब से जो पहला रीज़न था वो ये, या मेन रीज़न ये था कि वो बहुत एम्पैथेटिक थे लेंचो को लेकर, वो उसके दुख को फील कर पा रहे थे. If I were in the place of one of the employees, I would have definitely helped लेंचो by giving out some money. और अगर मैं भी उस जगह होती तो मैं लेंचो की हेल्प करती. As many a little makes a mickle. क्योंकि हम जरा जरा सा भी दें, मेक्स अ मिकल, तो एक मिकल एक सफिशिएंट अमाउंट बन जाता है. 1 रुपी डोनेटेड बाई 100 पीपल. अगर 100 लोग एक एक रुपये दें तो वो 100 रुपये हो जाएंगे. लेकिन क्या उन 100 लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा 1 रुपये जाने से? नहीं. 1 रुपी डोनेटेड बाई 100 पीपल वुड मेक अप टू 100 रुपीज़ विदाउट मेकिंग मच डिफरेंस टू द डोनर. हाउएवर इट वुड बी अ बिग हेल्प फॉर द डोनी. पर डोनी के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी. So this was the answer of sub question A. Sub question B is, as an employer, write about your perspective and reasons for contributing to the fund. तो अब ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसकी मदद करी, तो उसी में एक सब क्वेश्चन और पूछा गया है कि आप एक एम्प्लॉय हैं, आप अपना पर्सपेक्टिव लिखिए, आप अपना रीज़न लिखिए कि आपने फ़ंड में क्यों पैसे दिए. आप नहीं भी दे सकते थे पर आपने क्यों दिए. द फैक्ट दैट यू डोंट वांट टू से नो टू अ कॉज इनिशिएटेड बाय योर बॉस. और रीज़न आपका ये भी हो सकता है कि आपके बॉस ने एक कोई बहुत अच्छा काम इनिशिएट किया और आप उसके लिए नो नहीं कहना चाहते. या सपोज़ आप कहीं काम करते हैं और वहाँ पे कोई एक चैरिटेबल चीज़ें स्टार्ट हुई और सब वहाँ पे डोनेट कर रहे हैं. अब आपका नहीं भी मन है तो भी आप करेंगे. क्यों? क्योंकि वो आपके बॉस ने इनिशिएट किया. कैन ऑल्सो बी एन इक्वली कंपेलिंग रीज़न. तो बस ये क्वेश्चन है और इसी का हमें आंसर देना है. इट्स ट्रू दैट एन एम्प्लॉय कैन नॉट से नो टू अ हेल्पिंग डीड इनिशिएटेड बाई हिज और हर बॉस. ये तो फैक्ट है कि कोई भी एम्प्लॉय अपने बॉस की बात को मना नहीं कर सकता, वो भी जब कोई हेल्पिंग डीड हो, किसी की मदद करने वाली चीज़ हो, तब तो बिल्कुल नहीं कर सकता. बट एज एन एम्प्लॉय आई कंसिडर इट राइट टू हेल्प अ डिस्ट्रेस्ड पर्सन. ये भी एक रीज़न है. और एज एन एम्प्लॉय मैं भी ये बिलीव करती हूँ कि एक डिस्ट्रेस्ड, एक परेशान इंसान की हेल्प करना सही है. इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन टू हेल्प अ पर्सन इन नीड. मोर ओवर ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि जो भी पर्सन नीडी है हम उसकी हेल्प करें. एज़ यू नेवर नो, आपको तो पता ही नहीं, मे बी इट्स योर टर्न नेक्स्ट टाइम. हो सकता है आप ही को अगले समय ज़रूरत पड़ जाए. आई बिलीव दैट चैरिटी ऑलवेज बिगिनस एट होम. मैं हमेशा ये मानती हूँ कि चैरिटी हमेशा घर से स्टार्ट होती है. तो एज एन एम्प्लॉय आई कैन नॉट से नो टू माई बॉस, और टू हेल्प अ नीडी इज़ ऑलवेज करेक्ट. दोनों ही रीज़न है कि बॉस को हम मना नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ कि किसी नीडी की हेल्प करना हमारी मॉरल ड्यूटी है. सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, रीड द गिवन एंसीडोट एंड एनालाइज द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस विद रेफरेंस टू अ लेटर टू गॉड. अच्छा देखिए, नीचे एक एंसीडोट दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे, फिर हम इसकी सिमिलैरिटी और इसके डिफरेंसेस कंपेयर करेंगे. तो पढ़ते हैं. अ वेरी पुअर वुमन कॉल्ड इन अ रेडियो स्टेशन आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड. तो एक औरत थी, उसने रेडियो स्टेशन में कॉल लगाई और भगवान से मदद मांगी.
अ नॉन बिलीवर ऑल्सो लिसनिंग टू दिस रेडियो प्रोग्राम, तो एक नॉन बिलीवर था जो भगवान को नहीं मानता था, वो भी प्रोग्राम सुन रहा था। डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द वुमेन, उसने सोचा मैं इस वुमेन का मजाक उड़ाऊंगा। ही गॉट हर एड्रेस, उसने उसका एड्रेस लिया। कॉल्ड हिज सेक्रेटरी, अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया। एंड ऑर्डर्ड हर टू बाई फूड, और उससे कहा खाना ले जाओ एंड टेक इट टू द वुमेन, और उस औरत को दे दो। हाउएवर द इंस्ट्रक्शन वॉज, जबकि इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया था उस सेक्रेटरी को कि व्हेन द वुमेन आस्क हु सेंट द फूड, जब औरत तुमसे पूछे कि किसने खाना भेजा है, टेल हर दैट इट्स फ्रॉम द डेविल, तो उसको बोलना कि ये भगवान ने नहीं भेजा है, ये शैतान ने भेजा है। When the secretary arrived at the woman's house, तो जब जो सेक्रेटरी था वो वुमेन के हाउस पे पहुंचा, द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी, तो बहुत खुश हो गई, एंड ग्रेटफुल फॉर द हेल्प, तो और बहुत धन्यवाद देने लगी। द सेक्रेटरी देन आस्क्ड हर डोंट यू वांट टू नो हु सेंट द फूड, तो सेक्रेटरी में बोला क्या तुम जानना नहीं चाहती खाना किसने भेजा है। द वुमेन रिप्लाइड नो, डोंट इवन केयर, नहीं मुझे पूछना ही नहीं है, बिकॉज वेन गॉड ऑर्डर्स इवन द डेविल ओबेज, क्योंकि जब गॉड ऑर्डर करता है तो डेविल भी उसे ओबे करता है। तो दिस वॉज द इंसिडेंट, ये इंसिडेंट दिया गया था। अब ये इंसिडेंट हमने पढ़ लिया, अ लेटर टू गॉड हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, तो अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं या डिफरेंसेस क्या हैं, ये हमको आंसर करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीबीएसई अब क्रिएटिव क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है, और इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में भी हैं। तो देखते हैं, तो हमें इस तरीके की क्रिएटिव राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ये देखिए बियॉन्ड द टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट आपको कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन उसी से रिलेटेड उसी कंसेप्ट को लेकर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए आंसर देखते हैं। द गिवन एंसीडोट कंटेन सेम डेप्थ ऑफ फेथ, औरत की भी वही फेथ थी जो लेंचो की थी। As Lencho had in the lesson a letter to God in the following ways. Both Lencho and the woman in the story believed blindly in God. दोनों का फेथ तो सेम है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई। Just like Lencho did not try any other source, the woman also waited patiently for God help. जैसे God's help, जैसे कि लेंचो ने किसी और से हेल्प नहीं मांगी, गॉड की हेल्प का इंतज़ार किया, वैसे ही उस औरत ने भी किया। द टू स्टोरीज वेरीफाई दैट गॉड लिसन्स टू द पीपल बाय एनी मीन्स हु ट्रस्ट हिम। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भगवान उनकी ज़रूर सुनता है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं। द टू स्टोरीज आर डिफरेंट इन द फॉलोइंग मैनर, अब डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। द वुमेन इन द स्टोरी वॉज हेल्प्ड विद द इंटेंशन ऑफ रिडिक्यूल, अब जो औरत की मदद करी जिस इंसान ने, जिसने अपने सेक्रेटरी को भेजा, उसने उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसको रिडिकुलस फील कराने के लिए अपने फूड को वहाँ पहुँचाया। वेयर एज द पोस्ट मास्टर ट्राइड टू हेल्प लेंचो टू सस्टेन हिज बिलीफ इन गॉड, जबकि पोस्ट मास्टर ने क्यों हेल्प करी, क्योंकि वो चाहता था कि लेंचो का जो बिलीफ है वो बना रहे। द वुमेन फेल्ट ग्रेटफुल फॉर गेटिंग द हेल्प, अब जो वुमेन थी वो बहुत ग्रेटफुल थी, वो कह रही थी कि जब गॉड ऑर्डर करते हैं तो डेविल भी ओबे करते हैं। ऑन द अदर हैंड लेंचो स्टार्टेड येलिंग एट द पोस्ट मास्टर, वो तो पोस्ट मास्टर पे ही चिल्लाने लगा। द इंटेंशंस ऑफ द पीपल हेल्पिंग द विक्टिम आर डिफरेंट इन द बोथ स्टोरीज, तो जो लोग मदद कर रहे थे दोनों स्टोरीज़ में, अ लेटर टू गॉड में और इस एंसीडोट में, तो दोनों ही लोगों के इंटेंशंस अलग थे। पोस्ट मास्टर ने हेल्प करी ताकि उसका फेथ बना रहे लेंचो का, उस इंसान ने मदद करी उसका मजाक उड़ाने के लिए। द मैन इन द स्टोरी वॉन्टेड टू शेक द वुमेन्स बिलीफ इन गॉड, वो उसका विश्वास उठाना चाहता था औरत का, बाई सेंडिंग हेल्प एज अ डेविल, कि देखो भगवान तुम्हारी मदद करने नहीं आया पर डेविल आ गया। ऑन द कॉन्ट्ररी द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड हेल्प्ड लेंचो टू कीप इंटैक्ट हिज फेथ इन गॉड, और पोस्ट मास्टर ने क्यों हेल्प करी, क्योंकि वो चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है वो ईश्वर पे बना रहे। तो सिमिलैरिटीज़ भी दो हमने डिस्कस कर ली और डिफरेंसेस भी दो डिस्कस कर लिए। थर्ड क्वेश्चन है इस कैटेगरी का, द पोस्ट मास्टर वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, कि जो पोस्ट मास्टर था वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव था। इस स्टेटमेंट को आपको इवेल्युएट करना है कि ये कितना सही है। तो चलिए पढ़ते हैं।
लेंचो वॉज अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, वो बहुत ही सिंपल और हार्ड वर्किंग फार्मर था. हिज कॉर्न क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन अ हेल स्टॉर्म, उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. एंड ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था. ही फेल्ट दैट ही एंड हिज फैमिली वुड गो हंग्री द होल ईयर, उसको ऐसा लग रहा था उसकी फैमिली भूखी रहेगी पूरे साल. अनलेस दे फाउंड समवन हु कुड हेल्प देम, जब तक उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो उनकी हेल्प कर दे. ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, और उसका बहुत पूरा विश्वास था ईश्वर पे. सो ही स्टार्टेड करस्पॉन्डेंस विद द गॉड, तो उसने एक लेटर लिखा, करस्पॉन्डेंस बातचीत करना स्टार्ट किया. एंड आस्क फॉर 100 पीसोज, और कितने रुपए मांगे? 100 पीसोज. ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ रिसीविंग द अमाउंट, और बहुत श्योर था कि उसको अमाउंट मिल ही जाएगा. द लेटर ऑन द अदर हैंड वॉज रेड बाई द पोस्ट मास्टर, पर लेटर को पढ़ा किसने? पोस्ट मास्टर ने. टू इंश्योर द लेंचो डज नॉट लूज फेथ इन गॉड, तो अब उसने सोचा कि ये जो लेंचो है ये गॉड में अपनी फेथ को लूज़ ना कर दे. द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो उसने क्या किया कि अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से मनी को कलेक्ट किया. एंड सेंड द 70 पीसोज दैट ही हैड कलेक्टेड टू लेंचो, जो 70 पीसोज उसने कलेक्ट किए थे वो लेंचो को उसने भेज दिए. वे लेंचो ओपन द एनवेलप, ही फाउंड अ लेसर अमाउंट इन इट. अब लेंचो ने तो 100 पीसोज मांगे थे, जब उसने लेटर खोला तो उसमें 70 निकले, तो उसके हिसाब से तो कम अमाउंट था. ही वॉज नॉट हैप्पी, तो वो खुश नहीं था. ही थॉट दैट द रेस्ट ऑफ द मनी हैड बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो अब उसको क्या लग रहा था कि ये जो बाकी की मनी है ये किसने रख ली? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने रख ली. ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, तो वो उसको बंच ऑफ क्रूक्स बोलने लगा. एंड रोट अनदर लेटर टू गॉड, उसने फिर दोबारा लेटर लिखा आस्किंग फॉर द रिमेनिंग मनी, बाकी की मनी को मांगने के लिए. बट टेलिंग हिम नॉट टू सेंड थ्रू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, और ये भी बोला कि उसको पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज ही हैड अ डाउट ऑफ बीइंग लूटेड. ही डिडंट रियलाइज द आयरनी, जबकि उसको ये एहसास ही नहीं हुआ दैट इट वॉज इन फैक्ट दोज पीपल, कि ये तो वही लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, जो जिनको वो कह रहा था कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं. कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक वॉज नॉट ऑल जस्टिफाइड, और कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक वॉज नॉट ऑल जस्टिफाइड, वो जस्टिफाइड नहीं था. सो दैट्स इट फॉर टुडे. वी हैव डिस्कस्ड द होल क्वेश्चन बैंक फॉर chapter 1, A Letter to God, and we'll continue this series. Be tuned. And whatever concern you have, doubts you have, you can let me know in comments. Thank you.